Hello, Bacho. How are you? I'm so happy to meet you again. So, we were discussing business valuation, chapter 13 CA finals, and I explained you the importance of business valuation. This is the third video. So, why do we require valuation? इसकी importance क्या है? Main terms, IRR, terminal value. हमने ये सब देखा था. Broadly, we had covered methods, approach, etc. So just continuing from where did we left? So we were at the what do you call it? Main three approaches. Approaches कह लो, method कह लो. अगर आप valuation करोगे तो करोगे कैसे? तो broadly हमने discuss किया था. Now we'll get into detail. So there are three type of main approaches by which you can do valuation. Asset based approach. आपके पास asset कितने, वही तो value है आपकी. Earning, I explained you in the first two videos. कैपिटल जो होती है, मैंने आपको 10% एफडी का एग्जांपल दिया. 12 लाख है तो 1 करोड़ 20 लाख आपकी वैल्यू है. कैश फ्लो, आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू इन द लास्ट वीडियोस कि कैश फ्लो इज टू सम एक्सटेंट बेटर देन द अर्निंग, क्योंकि अर्निंग में क्या होता है कि उसमें फ्रॉड भी हो सकता है. देयर कैन बी सम अर्निंग व्हिच माइट हैव टू बी रिटर्न बैक, रिटर्न ऑफ. either it is a cash earning, so cash earning will come into the cash flow, or even there are some businesses like oil drilling है, टेलीकॉम है. अर्निंग तो बहुत अच्छी 50%, 70%, 80% मार्जिन, बट केपेक्स बहुत ज्यादा हो जाता है. फिर वो तो रियल अर्निंग तो आफ्टर केपेक्स, मतलब बेसिकली वो केपेक्स क्या ओपेक्स ही है. वो 20 साल का मतलब उसकी लाइफ 20 साल होगी, 15 साल होगी. और इवन ऑयल एंड गैस में तो और भी खतरनाक है. आप जब 10 जगह पे आप डिग करते हो तो एक जगह निकलता है अज्यूमिंग करके, तो 9 जो आपने डिग किए आप उसको एक में कैपिटलाइज कर देते हो. सो बॉटम लाइन इज कैश फ्लो इज अ बेटर मेथड. एक बार जब बिजनेस स्टेबल हो जाता है तो कैश फ्लो वुड ब्रॉडली रिकंसाइल विद द अर्निंग. मिसलेनियस आइटम्स को अगर हटा दो तो ये तीन ही तरीके होते हैं. और भी अप्रोचेज हो सकती हैं, रिलेटिव, कंपेरेबल एक्सेट्रा, तो वो भी है. मेन ये तीन अप्रोचेज ही होती हैं. अब विद इन दी थ्री, लाइक जैसे हमने कैश फ्लो पे सिक्योरिटी वैल्यूएशन में पढ़ा था, उसके डिफरेंट सब हेडिंग्स हो सकती हैं. अर्निंग में भी कौन सी अर्निंग लेनी है, तो कंफ्यूजन थोड़ी बहुत हो सकती है, बट बॉटम लाइन तो यही है कि एसेट्स, अर्निंग कितना आप कर रहे हो, अर्निंग की क्वालिटी पैरामीटर्स पे आ जाएंगे. कैश फ्लो आई जस्ट एक्सप्लेन यू, केपेक्स जो होता है, और अगर आपने डिविडेंड ही कर दिया तो फिर बिजनेस में बचेगा क्या. ठीक है. सो नाउ कमिंग टू द एसेट बेस्ड अप्रोच. इवैल्यूएशन की मेथड है, यहीं से निकलने हैं क्वेश्चन सारे. स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है. वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑफ द टारगेट कंपनी इज कंप्यूटेड इन टर्म्स ऑफ द नेट एसेट एक्वायर्ड. सीधी सी बात है, आपको पता है बैलेंस शीट में एक तरफ एसेट होते हैं, एक तरफ लायबिलिटीज होती हैं. लायबिलिटीज में अगर मैं लायबिलिटीज को अगर माइनस कर दूं, नेट एसेट्स कर दूं, तो एक तरफ कैपिटल आ गई, एक तरफ नेट एसेट्स आ गए. तो कैपिटल की वैल्यू इज इक्वल टू द नेट एसेट्स. दिस मेथड ऑफ वैल्यूएशन इज नॉट बेस्ड ऑन द इनकम जनरेशन. अब वो अगर इनकम जनरेट कर रहा है नहीं कर रहा है उसकी बात नहीं, बुक में एसेट कितनी है. ठीक है. सो बेसिकली इनकम जनरेटिंग एसेट कह लो या एसेट कह लो. अब दिस मेथड, इसके ड्रॉबैक पहले ही पढ़ लेते हैं बिफोर वी गेट इनटू दिस. दिस मेथड इज लीस्ट इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ आईटी कंपनीज where hard asset makes little importance as these companies assets are intellectual property rights and human resources. और जो भी हमारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो एंड इवन दी जो टेक फर्म्स निकल के आ रही हैं, अमेजन, फ्लिपकार्ट, इन्होंने तो जो अपना सॉफ्टवेयर बनाया है, दैट इज द एसेट. इनमें कोई हार्ड रियल बिल्डिंग और ब्रिक एंड मोटर तो दिखेंगे नहीं. बट और इवन अगर टेलीकॉम में चले जाओ तो स्पेक्ट्रम होता है. बट मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज, जैसे स्टील कंपनी है, शुगर कंपनी है, सीमेंट कंपनी है, उसमें आपको प्लांट एंड मशीनरी, बचपन से हम प्लांट एंड मशीनरी पढ़ते हुए आए थे. लैंड पार्सल, बड़े बड़े लैंड पार्सल, फैक्ट्री कैंपस, ये सब दिख जाएगा. तो कैंपस तो आईटी में भी दिखेगा फॉर श्योर, बट नॉट द प्लांट एंड मशीनरी एज सच. तो एनी हाउ, हर मेथड को हमें पढ़ना है. देन वी विल हैव टू डिपेंडिंग अपॉन दी, देखो हर, जब आप वैल्यूएशन करने जाओगे रियल वर्ल्ड, जस्ट टेलिंग यू द बेसिक थिंग जिससे आपकी लाइफ बड़ी आसान हो जाएगी. एक मेथड से वैल्यूएशन एक्सेप्टेबल ही नहीं है. आपको कोई क्लाइंट आया, उसने बोला मैं वैल्यूएशन करूंगा, आप एक मेथड से कर दिया, नहीं होगा भाई.
आपने कैश फ्लो डिस्काउंट करके दे दिया नहीं चलेगा, अर्निंग डिस्काउंट करके नहीं चलेगा, कंपेरेबल कर दिया फिर भी थोड़ा सा ठीक है, एसेट्स का भी देख लिया आपने। तो जब आप तीन अलग अलग मेथड के वैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हो फिर उसका जब आप एक एवरेज निकालोगे या फिर लीस्ट ऑफ ऑल, फिर जाके आपकी वैल्यूएशन निकलती है। तो हमें पढ़ने तो सारे ही पढ़ेंगे क्योंकि अब बहुत सारे के अपने रियल एस्टेट है वो तो एसेट से निकलेगा, अर्निंग पोटेंशियल का क्या करें, एसेट बिक गया तो अर्निंग थोड़ी ना आएगी। तो एसेट बेस्ड अप्रोच में तीन सब अप्रोचेज हैं। नेट एसेट, नेट एसेट एक्वायर्ड, बेसिकली अगर आपने एसेट 100 रुपये का खरीदा और 100 रुपये की लाइबिलिटी खरीदी फिर तो आपने कुछ खरीदा ही नहीं ना। नेट रिलायजेबल वैल्यू, जो आपने एसेट खरीदा है अगर आप उसको भी मार्केट में बेचो या लिक्विडेट करो तो कितने पैसे आएंगे। और तीसरा आ गया रिप्लेसमेंट वैल्यू। थोड़ा सा इनको डिटेल में भी पढ़ लेते हैं क्योंकि आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, दो नेम इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बट फिर भी थोड़ा सा देखो। नेट एसेट, नेट एसेट का मतलब नेट फिक्स्ड एसेट, आप करंट एसेट भी एसेट ही होते हैं वैसे तो, फिक्स्ड एसेट प्लस नेट करंट एसेट, ठीक है, यहाँ पे पता नहीं फिक्स क्यों लिखा हुआ है। नेट करंट एसेट का मतलब क्या हुआ, देखो फिक्स्ड एसेट माइनस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, फिक्स्ड एसेट मतलब लॉन्ग टर्म एसेट कह लो आप जो भी कह लो, यू नो, माइनस तो नेट फिक्स्ड एसेट हो गए। नेट करंट एसेट का मतलब जो भी आपकी करंट एसेट है माइनस करंट लायबिलिटी। सो बैलेंस शीट का सब कुछ निकाल लिया आपने, कुछ जो मिसलेनियस खर्चे होंगे प्रिलिमिनरी वो सब हटेंगे अगर वो कैपिटलाइज नहीं हो रखे तो, दैट इज द नेट एसेट। बट इसके एडवांटेजेस क्या है एडवांटेज ऑफ बीइंग सिंपलेस्ट, सिंपलेस्ट के साथ साथ मोस्ट इफेक्टिव भी है। आपने जो नेट एसेट की वैल्यू निकाली, देर देर आर हाईली लाइकली एनी चांसेस कि आपकी जो एक्चुअल वैल्यूएशन होगी उससे कम है, क्योंकि जो एसेट दिख रहा है जो आपको बैलेंस शीट पे दिख रहा है वो तो वैल्यू होगी होगी ना। But it uses historical costs which are easily available, but it is little relevance for the balance sheet is not a valuation device. Lower limit to the value. अब भाई अगर आपकी जो बैलेंस शीट में लैंड आ रही थी 2001 के 1 करोड़ की, आज तो उसकी वैल्यू 10 करोड़ है, तो ये लोअर लिमिट दे देगा वैल्यूएशन की। क्लियर है। सो नेट एसेट अप्रोच में जो पहला हमने नेट एसेट वैल्यू, नेट एसेट वैल्यू इज द मेन वर्ड। दूसरी जो मेथड है वो क्या है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। देखो आपको विद इन दी एसेट, अगर आप सपोज लो एसेट अप्रोच से निकाल रहे हो, तीन मेथड से निकालने वैल्यू, तीन मेथड से निकालनी। पहले तो आपने बैलेंस शीट देख लिया उसका, अब जब नेट रियलाइजेबल आप देखने जाओगे तो आप धीरे धीरे मार्केट खुद ही देख लोगे। आफ्टर अगर ये अगर लिक्विडेशन ना होता, इग्नोर, अगर आप लिक्विडेट कर रहे हो बिजनेस को तो जितने में भी बिका वो एज ए गोइंग कंसर्न, नॉन गोइंग कंसर्न और लिक्विडेशन एक्सपेंसेस जो आपने डाले तो वो आगे पता नहीं क्यों दिया हुआ है बट क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इन सम सेगमेंट जब आईबीसी में होती है कंपनियां, लिटिगेशन में होती हैं, तो ज्यादातर ये नेट रियलाइजेबल वैल्यू चलेगा। जो लिक्विडेटर अपॉइंट होगा वो तो यही मेथड यूज करेगा ना, उसको बैलेंस शीट से और फ्यूचर से क्या लेना देना। बट हैविंग सेड दो इन सम केसेस लिक्विडेशन एक्सपेंसेस कैन बी इग्नोर्ड इफ द बिजनेस टारगेट कंपनी इज एक्वायर्ड एज अ गोइंग कंसर्न। भाई दो दोस्त बेच रहे हैं या दो नॉन बेच रहे हैं या कोई भी बेच रहा है बट वो कंपनी को सेल नहीं कर रहे, पार्ट डिस्पोज नहीं कर रहे, फिर तो लिक्विडेशन को एक्सपेंसिव होंगे नहीं। तो उसको इग्नोर करके भी कितने में वो वैल्यू अभी आ रही है, कितने में वैल्यू अपने एक प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी का एग्जांपल कितना आसान हो जाता है, कितने में वो प्रॉपर्टी आ रही है आप खरीदने जा रहे हो वही हो गया रियलाइज, जितने में बिक सकती है उतनी वैल्यू है, उसके ऊपर जो कंपनी है उसके शेयर को मैंने खरीद लो। डिस्पाइट अपेयरिंग टू बी द सिंपल मेथड, नेट रियलाइजेबल वैल्यू सिंपल है क्या, नहीं है सिंपल। क्यों, क्योंकि मे नॉट बी सो सिंपल बीइंग एन ऑफ मार्केट परचेज। अब भाई आप मेरी कंपनी है, मैंने बोला आप निकाल लो नेट रियलाइजेबल वैल्यू, कैसे निकाल लोगे जब बिक ही नहीं रही, ऑफ मार्केट वो लिस्टेड तो है नहीं, ट्रेड पे लिस्ट तो हो नहीं रहा, कोई ऐसा तो नहीं है कि हर तीसरे दिन बिक रहा है, कोई स्टॉक तो है नहीं है। तो इज लाइकली दैट बायर में ऑफर लोवेस्ट प्राइस। फिर क्या होगा कि जो बायर है वो तो जब उसको निकालनी है वैल्यू, मतलब इन्हें फिर तो नीचे से स्टार्ट होगी ना खानी। दिस मेथड इज नॉट सो पॉपुलर एज इट वाज टोटल ब्रेकअप ऑफ द टारगेट कंपनी। सो रिलायजेबल वर्ड थोड़ा सा नेगेटिव आ रहा है, इससे अगला भी इसी से लिंक ही है वैसे। रिलायजेबल का मतलब जब कंपनी आप बेच रहे हो, सेल कर रहे हो तो ब्रेक डाउन कर रहे हो, हर एक एसेट उसकी प्लांट एंड मशीनरी इतने की है, बिल्डिंग इतने की है, डेटर्स जो रियलाइज इतने के होंगे, यहाँ पे कंप्यूटर्स पड़े हैं वो इतने के होंगे, एंड उसका वट एवर इट में कॉल, बट ओवरऑल जो सब कुछ इकट्ठा करके उसको जो सेटअप करने का टाइम लगा, उसकी जो गुडविल थी वो इसमें मिस हो रही है।
सो दैट वे गुडविल का मतलब जो कंबाइन या इंटीग्रेटेड सिनर्जी जाती है, तो इसलिए इतना पॉपुलर नहीं है। ये पॉपुलर तो बहुत है, आई थिंक आई एम नॉट गोइंग विद द वर्ड पॉपुलर, ये पॉपुलर है इन आईबीसी केसेस, इन डेट रिकवरी केसेस, क्योंकि उसको तो बंदे को तो कुछ मतलब नहीं है, उसको तो मतलब है मेरे को बेच बाच के निकालना है, एंड इंटीग्रेट रिमेनिंग पार्ट ऑफ द बिजनेस विद एग्जिस्टिंग बिजनेसेस, ठीक है। सो कई बार दिस मेथड इज जनरली यूजफुल, हाँ, आईबीसी के साथ साथ दिस मेथड इज जनरली यूजफुल वेयर द एक्वायरर इज इंटरेस्टेड इन सेलिंग वन पार्ट ऑफ द बिजनेस एंड इंटीग्रेट रिमेनिंग पार्ट ऑफ द बिजनेस व्हाइल द एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस। तो कोई एक्वायरर है या इवन कोई सेलर भी है, अब उसको एक ही एसेट चाहिए, अपने मैंने इतने सारे काम है मुझे चाहिए ही नहीं यार, मेरी एक वहां पे भी कुरुक्षेत्र में भी लड़ने मुझे चाहिए ही नहीं भाई, मेरे को अभी जो आपके जो मुझे इंटीग्रेट करना है अपने बिजनेस में, तो मैं उसी की वैल्यू लूंगा। उनके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि अच्छा उस लैंड को हटा के बात करो जो आपके वहां पे पड़ी, आपकी गुड़गांव में जो होटल है उसी की हम बात कर रहे हैं, अपनी गुड़गांव में जो प्रॉपर्टी है, ठीक है। सो वहां पे इंपॉर्टेंट आ जाता है। तो हमने दो मेथड देख ली, बैलेंस शीट में कितना था, उसके ड्रॉबैक क्या थे कि वो हिस्टोरिकल वैल्यू पे आता है। नेट रिलायजेबल देखा मैंने, ये इंपॉर्टेंट भी है आईबीसी केसेज में, और व्हेन यू वांट टू पार्ट एक्वायर द बिजनेस, बट इट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट बिकॉज ये मार्केट लिस्टेड नहीं होता, तो ऑफ मार्केट में ट्रांजेक्शन होती है, लो से स्टार्ट होती है बिडिंग इसकी। थर्ड ये ना, थोड़ा सा नेट रिलायजेबल का आप एग्जांपल देखना है तो देख लो, या फिर वी कैन जस्ट कम बैक टू द एग्जांपल। थर्ड आ गया रिप्लेसमेंट वैल्यू, ये बड़ा सिंपल है। जो आपके पास एसेट है, अब यहाँ पे हम प्रॉपर्टी की बात नहीं करेंगे, प्लांट एंड मशीनरी की बात करेंगे। आपके सपोज एक जूस बनाने की, रियल का जूस बनाने का नहीं, एक रियल किसका बनाना है, मुझे लगता है डाबर का है, ठीक है। सो एक अपना ये भी आता है ना, डेल मोंटे के भी जूस आते हैं, तो इसके जूस बनाने की आपकी मशीन है। अब वो मशीन सपोज आपकी खराब हो गई, तो आप उसको, उसकी मशीन ही खरीदनी है आपने, या फिर आप एक जूस को छोड़ के आप बाकी धंधा करो, जूस की मशीन आप बेचना चाहते हो या एक्वायर करना चाहते हो या बेचना चाहते हो, तो उस एसेट को रिप्लेस करने की वैल्यू, चीजें खराब होंगी। आप एक डिजिटल स्टूडियो चलाते हो, उसमें आपका जो कैमरा है, कैमरा इज द एसेट, उसको रिप्लेस करने की वैल्यू नो, क्योंकि आप नया भी लगा सकते हो, ओल्ड भी लगा सकते हो। अगर थोड़ी बहुत एफिशिएंसी की बात कर दें, एफिशिएंसी, तो अल्टीमेटली तो कॉस्ट वही आ गया। नई चीज लेने जाओगे, अब गाड़ी है, आपकी कार है, नई नई कार लेने जाओगे आप 20 लाख की आएगी, सेम कार आप पुरानी लोगे तो 10 लाख की आ जाएगी। तो अगर थोड़ा सा इसके माइलेज साइलेज छोड़ दे, तो रिप्लेसमेंट वैल्यू जो आपका एसेट अभी लगा हुआ है नो, आफ्टर डेप्रिसिएशन, अब नया तो है नहीं, अब आप जो एसेट खरीदे जा रहे हो सपोज 10 साल पुराना है, तो वही 10 साल के डेप्रिसिएशन लगाने के बाद, हैविंग सेड, अगर 10 साल की डेप्रिसिएशन बुक्स की डेप्रिसिएशन है, कई बार क्या होता है, अब तो कंपनी वालों ने ठीक कर दिया, अब लैंड एंड बिल्डिंग है, हमें पता है 50 साल चलती है यार, मुझे नहीं पता 50 से भी ज्यादा चल जाती है। मेरा चंडीगढ़ घर है, मैं उसी में पैदा हुआ था, अभी भी वही चल रहा है। तो मुझे लगता है कि 150 साल तो आराम से चल जाती है, बट बुक्स में अगर कोई प्रॉपर्टी है या कोई कोई एसेट है वो डेप्रिशिएट होता है, फिर आपको उसकी रिप्लेसमेंट वैल्यू देखनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर है, 3 साल में खत्म हो जाते हैं आईटी में, बुक्स में चलते 6 साल है, तो व्हेन यू आर सीइंग द रिप्लेसमेंट वैल्यू आफ्टर 3 इयर्स, तो फिर आप वो डेप्रिशिएशन को प्रोपोर्शनेटली हटा के, मतलब मार्केट से आप उसको चेक कराओगे, मार्केट रेट, ठीक है। इक्वलेंट इन दी ओपन मार्केट, अगर सेम जो कंपनी है या सेम जो फैसिलिटी है, मार्केट में कितनी मिल जाती है, यहाँ पे फैक्ट्रियां बिकते रहती हैं यार, फैक्ट्रियां बिकते रहती हैं, तो आसपास में कितने की पड़ेगी। दिस मेथड है एन एडवांटेज ओवर द बुक वैल्यू, बताइए कैसे, क्योंकि ये प्रॉपर वैल्यूएशन ले रहा है, स्लाइटली हायर देन द नेट रिलायजेबल वैल्यू। रिलायजेबल वैल्यू से हायर क्यों होगी, रिलायबल वैल्यू मतलब उसमें आपको प्रेशर में हो, आपको बेचने का प्रेशर है, यहाँ पे बेचने का प्रेशर नहीं, यहाँ पे खरीदने का प्रेशर है, ठीक है। मैक्सिमाइज पार्टी रिक्वायर्ड वुड पे टू द इक्विवेलेंट बिजनेस, अब लिमिटेड, हाँ, इसकी भी कुछ लिमिटेशन है, वही अगर आप आईटी साईटी की तरफ चले गए, तो हार्ड एसेट्स को तो देख लिया आपने, बट जो एम्प्लॉय की लॉयलिटी है उसके भी या तो पैसे दो, अगर आप रनिंग बिजनेस खरीद रहे हो तो, ठीक है। कंक्लूजन, the asset based approach can depict the enterprise net worth using the going concern method. However, it suffers from a major drawback. It fails to consider the ability of enterprise to generate future revenue. भाई देखो,
अब बिजनेस डायनामिक होते जा रहे हैं, देर आर मल्टीपल इंडस्ट्री जहां पर एसेट बेस नहीं चलेगा, नो एसेट बेस। क्यों? क्योंकि वो लाइट एसेट मॉडल वाली कंपनी है, ऐप बेस्ड कंपनी है वो। ठीक है, अब आ जाते हैं इनकम बेस्ड अप्रोच पे। देखो 3 मेथड थे मेन। एसेट बेस, एसेट के 3 सब पार्ट थे, नेट एसेट, रियलाइजेबल, रिप्लेसमेंट। अब हम आ गए इनकम बेस पे। सो रेफरिंग टू द अर्निंग पोटेंशियल, इससे कैसे निकालोगे वैल्यू? भाई पहले अगर आपने सुन लिया तो अर्निंग इज नथिंग बट आरओआई इम्पैक्ट और रेट इम्पैक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ एसेट। अगर आपको 12 लाख का इंटरेस्ट चाहिए साल का, अगर रेट आपका 10% है तो आपको 1 करोड़ 20 लाख रुपए डालने पड़ेंगे। 1.2 करोड़, 1200 लाख का मतलब 12 करोड़ हो गया। एक एक जीरो हटाना पड़ेगा इसमें से। तो 1 करोड़ 20 लाख रुपए आपको डालने पड़ेंगे, तभी तो 10% रिटर्न से तो आपकी जो एसेट है उसकी वैल्यू क्या हुई। देखो ये समझना मुश्किल है, इतना मुश्किल भी नहीं है। ग्लोबली यहाँ पर लोगों के पास इतने घर हैं, यूरोप में जमीन पड़े, मेरे गांव में इतनी सारी जमीन है, कोई वैल्यू नहीं निकलेगी उसकी, क्योंकि वैल्यू तो निकलती है जब आप उसमें अर्निंग पोटेंशियल होता है तो। ठीक है, दिस मेथड इज मोर सुटेबल व्हेन एक्वायरिंग कंपनी इंटेंडिंग टू कंटिन्यू। वैसे भी आपको क्या कि अगर आपने खरीदा, एक्वायरिंग कंपनी अगर आप, तो आप उसको बेचने तो जा नहीं रहे हो बिजनेस को, तो फिर जब बेचने नहीं जा रहे तो फिर आपको अर्निंग ही देखनी पड़ेगी ना, कि फ्यूचर फोर्सिंग विदाउट सेलिंग एंड लिक्विडेटिंग। अकॉर्डिंगली इफ एनी एडिशनल अर्निंग इज देयर ड्यू टू एक्विजिशन ऑफ द सेम शुड आल्सो बी। हाँ, कई बार क्या होता है कि अभी तो वैल्यूएशन के मेथड है, सिनर्जी वर्ड आ गया। सिनर्जी, अब बचपन से सिनर्जी पढ़ते हैं दोबारा। सिनर्जी का मतलब जब 2+2 मिलके 5 हो जाते हैं, बेनिफिट राइजिंग आउट ऑफ कॉम्बिनेशन। एमएनए लेक्चर में मैंने पढ़ाया हुआ है। तो अगर आपने दोनों मिला लिए, कंपटीशन कुछ कम हो गया, कुछ आपका प्राइस एडवांटेज आ गया, तो वो वाला फ्यूचर रेवेन्यू भी आपको ऐड करना पड़ेगा। अब आ गया, ये तो आ गया आपका इनकम बेस, बट इनकम बेस में आपका कैपिटलाइजेशन रेट कैसे निकलेगा? तो फ्यूचर अर्निंग आपने स्टेब्लिश कर ली स्टैंडर्ड, मतलब एक्सक्लूडिंग एडहॉक, तो आप उसको किसी ना किसी चीज से तो डिस्काउंट करोगे ना। जैसे मैंने ये 12 लाख को यहाँ पे 10% से डिस्काउंट किया, अगर 12 को मैंने यहाँ पे 12 को अगर मैंने यहाँ पे 0.1 कर दिया या 10% से डिवाइड कर दिया तो 120 हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेटर करके देख लो तभी समझ में आएगा ये। अरे या तो उल्टा कर लो, अभी तो दोनों ही एक जैसे हैं हमारे। अगर मैं इसको 8 कर देता तो फिर जैसे कि सपोज कोई 5% है जी, तो इसका मतलब ये 1/5% तो 20 टाइम्स हो गया, तो 100 में डिवाइड करें तो फिर अगर जो भी आपका अर्निंग पोटेंशियल हुआ उसको 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। ठीक है, उल्टा बोल गया शायद मैं, बट चलो कोई बात नहीं। सो अभी आ जाते हैं कैपिटलाइजेशन रेट। कैपिटलाइजेशन रेट आप निकालोगे कैसे? तो देयर इज अनदर वर्जन ऑफ द सेम कॉल्ड कैपिटलाइजेशन रेट। तो पी रेशो निकालना पड़ेगा या कैपिटलाइजेशन रेट निकालना पड़ेगा या यील्ड निकालनी पड़ेगी आपको। ये निकलती कैसे है? ये ऐसे निकलती है। दिस मेथड इज यूज्ड इन वैल्यूइंग द लिस्टेड कंपनीज। लिस्टेड कंपनी है, किसी एक लिस्टेड कंपनी का नाम ले लो, एसबीआई की बात कर लेते हैं। एग्जैक्ट एसबीआई की बात नहीं कर रहे, बट फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो अगर इस कंपनी की जो अर्निंग है, से इसकी अर्निंग है 40,000 करोड़, एक जीरो ज्यादा हो गया, तो 40,000 करोड़। इसके जो नंबर ऑफ शेयर है, नंबर ऑफ शेयर मार्केट में जो चल रहे हैं, वो चल रहे हैं से राउंड फिगर की बात कर लेते हैं, 1 लाख शेयर। ठीक है, तो 1 लाख शेयर चल रहे हैं, 40,000 इसने कमाया, 40,000 इसने कमाया, या शॉर्टकट के लिए अभी 10,000 कर लेते हैं, 10,000 शेयर है इसके टोटल आउटस्टैंडिंग, 40,000 कमाया, तो पर शेयर कितना मिला? पर शेयर 4 रुपए, 4 रुपए मिला पर शेयर अर्निंग। अगर अगर एसबीआई का शेयर प्राइस अभी मार्केट में से 600 800 चल रहा है, वैसे 800 रुपए चल रहा है, तो 800 डिवाइडेड बाय 4, 200 टाइम्स, विच इज नॉट अ राइट सिंबल, बट ठीक है 200 गुना चल रहा है प्राइस। ये आपका पी मल्टीपल आ गया। तो प्राइस पर शेयर इक्वल टू में ईपीएस इंटू में पी रेशो, प्राइस टू अर्निंग रेशो।
प्राइस ये रहा 800, अर्निंग 4 रुपये पर शेयर 200, ये प्राइस है, ये अर्निंग है 200 टाइम्स। ईपीएस अगर इसका 4 था तो में पी रेस होगा 200, तो प्राइस हो गया 800 रुपये। आया समझ में? सिंपल सी बात है, जितना आप पर शेयर कमा रहे हो, अब ये लिस्टेड के लिए था ये, इसीलिए मुझे ये 800 मिला। 800 मुझे कहाँ से मिला? क्योंकि एसबीआई का शेयर प्राइस है। पी रेशो इसका 200 निकल रहा है, 200 या वेरी वेरी हाई रेशो, जनरली ये 30-40 के बीच में घूमता है। थोड़ा सा एग्जाम्पल अपना ऊपर नीचे होगा क्योंकि नंबर ऑफ शेयर इसके थोड़े और ज़्यादा होंगे तो कम हो जाएगा, ठीक है। दिस मेथड सेट्स द मिनिमम एक्सेप्टेबल प्राइस टू द शेयर होल्डर ऑफ द टारगेट कंपनी। अब सीधी सी बात है, इतनी ज़्यादा भी सीधी बात नहीं है, हर इंडस्ट्री का एक रेशो चल रहा होता है। अब जैसे कि मैंने अभी एसबीआई खरीदा, वो 10 के पीई पे चल रहा है, वैसे 10 या 11 के पीई पे चल रहा है। मैं यहाँ पे 200 दिखा के आपको समझा रहा हूँ। कुछ एक जो बैंक है, प्राइवेट बैंक, वो 30-40 पे चल रहे हैं। कुछ एक पीएसयू बैंक अभी भी सपोज 7-8 पे चल रहे हैं। तो एनीथिंग आई से कोई भी जो 10 से नीचे है पी रेशियो डिस्काउंट, तो फटाफट ले लीजिए कि 10 साल में आपका पैसा डबल हो रहा है। ऑन एवरेज आपको 10% का आईआरआर भी दे रहा है वो, घुमा फिरा के। काफी हद तक क्लियर हो गया। चूजिंग द पीरियड इट इन्वॉल्व्स फॉलोइंग। अब आपका ठीक है, चूजिंग द पीई रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट कोटेड कंपनी, इसीलिए मैंने आपको एग्जांपल दिया कि एसबीआई के साथ एचडीएफसी का कितना चल रहा है, आईसीआईसी का कितना चल रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा का कितना चल रहा है, जो भी इसके बराबर की कंपनी आप कह सकते हो। मेकिंग एडजस्टमेंट, कई बार क्या होता है, देखो बैंक तो फिर भी आसान है, बट अगर आप सेम लाइन ऑफ इंडस्ट्री में हो, पार्ले अलग है, ब्रिटानिया अलग है, और सनफिस्ट अलग है, तो जिस भी लाइन के ऑफ, जैसे शुगर मिल है, मल्टीपल शुगर मिल है, इंडिया में 500 शुगर मिल होंगे, जिसमें से कम से 100 लिस्टेड होंगे, तो जिस उस इंडस्ट्री का पी रेशो कितना चल रहा है, डिटरमाइन द फ्यूचर मेंटेनेबिलिटी। देखो एक साल तो आपने कमा लिया 40,000, क्या आप अगले साल भी ये कमाओगे? तो उसको भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई द ईपीएस विद द पी रेशो, जो मैंने आपको यहाँ पे करके रखा है। सो गाइस, अगर आप एक्चुअली में क्वेश्चन करना चाहते हो, एक्चुअली में इसको समझना चाहते हो, एक्चुअली में फाइनेंस प्रोफेशनल जल्दी से जल्दी बनना चाहते हो, तो गो एंड गिव मी द एक्चुअल पी रेशो ऑफ एसबीआई। मैं भी कर सकता हूँ आपके लिए, वैसे इतना कुछ बड़ा है नहीं काम, कोई इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। पढ़ लेते हैं एस बी आई पी, अगर मैं ये हटा दूँ तो इससे अपने आप ही दिख जाएगा अगर हम एस बी आई को टिक करते हैं, क्योंकि आजकल यही सब तो दिखाते हैं, और क्या दिखाते हैं। ये रेशो 10 का चल रहा है, दिख रहा है आपको 10 का पी रेशो एस बी आई का? 10 का पी रेशो चल रहा है, शेयर प्राइस 803 चल रहा है। कहोगे सर आपने तो बहुत गलत किया हमारे साथ। सर आपने तो हमें 200 के 200 के पी पे बढ़ा दिया, बट भाई मैंने बोला था कि 10 चल रहा है। तो एग्जाम्पल बनाते समय नंबर ऑफ शेयर्स और कौन याद रखता है ईपीएस, मैंने आपको बताया कि एवरेज 30 होता है, ठीक है। तो गाइस देखो, आई नो कि आपके पास टाइम बहुत कम है, बट इट इज इम्पोर्टेंट कि आप कुछ एक जो कंसेप्ट होते हैं उसको थोड़ा सा गूगल कर लो साथ साथ में। अगर आपने प्रैक्टिकल लाइफ में किया, अगर आपको आता है, देन यू डू नॉट नीड टू वरी, बट इफ यू आर रीडिंग दीज टाइप ऑफ कंसेप्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, इट इज ऑलवेज बेटर टू डू गूगल स्ट्रेट अवे। मैं चाहूँ तो इसमें काफी आधे आधे घंटे दिखाते रहूँ, एसबीआई का ये वो चल रहा है, बट आपका टाइम वेस्ट होगा। दैट इज व्हाट आई डू नॉट वांट राइट नाउ। टाइम आपके पास वैसे कम होता है, और फिर हर तरह के बच्चे होते हैं, सबका स्वाद लेके चलना पड़ेगा। कुछ एक लोग तो स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं, कुछ लोग तो पी सेक्टर पे डेली को ट्रेड भी कर रहे हैं। चलिए, तो ये अपना आ गया अर्निंग बेस्ड अप्रोच। अर्निंग से हमने शेयर प्राइस क्योंकि लिस्टेड था तो हमने पी मल्टीपल निकाल लिया, और पी मल्टीपल निकालते ही हमारा क्या हुआ, ईपीएस मल्टीप्लाइड बाय पी मल्टीपल रेशो, तो अपना ये निकल गया क्वेश्चन। कैपिटलाइजेशन ऑफ अर्निंग बड़ा सिंपल है। अब अर्निंग को आप रेट से कैपिटलाइज कर दो, तो जो भी आपका ईपीएस है, देखो ये वही है। कैपिटलाइजेशन तो बड़ा आसान है, बट कैपिटलाइजेशन किस रेट से, विच इज दी वेटेड एवरेज, जो पिछले प्रॉफिट निकाल लिया आपने। बचपन में आप करते थे गुडविल कैलकुलेट करना, 3 years प्रॉफिट का इतना टाइम एंड ऑल दैट स्टफ, +2 में। तो इसमें आपको जो वो निकालना है, पी रेशो, कैपिटलाइजेशन रेट, सॉरी, रिक्वायर्ड अर्निंग यील्ड। यार सीधी सी बात है,
दोनों चैप्टर में मैंने उससे पहले भी कहा था, ये बात सीधी है। आपको एक कैपिटलाइजेशन रेट तो पता ही होना पड़ेगा आपको कि आपकी रिटर्न एक्सपेक्टेशन क्या है। रिटर्न एक्सपेक्टेशन विच वुड बी RF रिस्क फ्री प्लस RM बीटा सीटा लगा के। तो अगर सपोज आपकी रिटर्न एक्सपेक्टेशन 10% है, 10 लूंगा तो फिर क्वेश्चन सारा खराब हो जाता है। अगर सपोज आपकी रिटर्न एक्सपेक्टेशन 15% है और आप एक साल में जो प्रॉफिट करते हो, सपोज आपने प्रॉफिट किया 2000 करोड़, 2000 करोड़ है, आपका कैपिटलाइजेशन रेट 0.5% है, मतलब 15%। तो आपकी कंपनी की वैल्यू कितनी निकली? कोई मुझे कैलकुलेटर में करके बताएगा? अगर 2000 करोड़ आप मतलब हम इसको कैपिटलाइजेशन रेट से वो कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका मतलब 0.15 का मतलब ये हुआ 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 हो गया। 15×6 = 90, 15×7 = 105, तो ये 7 ले लिया मैंने, 14,000 करोड़ आ गया, तो 13,600 500 करोड़ के आसपास आ जाएगा। सो बेसिकली कैपिटलाइजेशन रेट से डिवाइड कर दिया आपने कि भैया अगर 15% है तो मतलब 7 15×6 = 90 या जो भी चलो 7.5 साल। एग्जैक्ट मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा आप। तो देखो गैस, एक बार जरा ध्यान से सुनो। नेट एसेट आसान था, बड़ा सिंपल था। अर्निंग का मतलब एक साल में अगर 2000 करोड़ कमाता है तो उसकी वैल्यू इससे कहीं ज्यादा होगी, क्योंकि अगले साल भी कमाएगा, उससे अगले साल भी कमाएगा, उससे अगले साल भी कमाएगा, टर्मिनल वैल्यू भी होगी लास्ट में। बट ये सिर्फ एक सिंपल मेथड लेके चल रहे हैं कि भाई मेथड छोड़ो, मेरे को तो 7 साल के बाद एग्जिट करना है, टर्मिनल वैल्यू को मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, वट एवर। तो एक चलते एक परपेचुइटी में चलते रहता है। तो फिर आपको 7 साल, अगर आपकी 15% का एक्सपेक्टेशन है तो अराउंड 6.6 टाइम्स, 2×6 = 12, वही मैंने कर दिया, 13,200 के आसपास। क्लियर हो रहा है? FD का भी एग्जांपल बताया था, अगर आपको 12 लाख चाहिए तो 10% के रेट से तो 1,20,00,000 वैल्यू है आपकी। मेरे को बोले कि मेरे को FD का इंटरेस्ट इतना मिलता है, इतने परसेंट मेरे रिटर्न है, टेल मी द वैल्यू ऑफ द FD, आप बता दोगे? एक दो एग्जांपल हाथ से कैलकुलेटर से कर लो, क्लियर हो जाएगा। कुछ नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है, सिर्फ डिवाइड करना है। सो ये लिखा हुआ है, दिस इज द फॉर्मूला। उसका फॉर्मूला और भी आसान था, पी रेशो। ठीक है, कहाँ गया पी रेशो भाई मेरा? ये पी रेशो। चलो आगे बढ़ते हैं। कैश फ्लो बेस्ड अप्रोच। ठीक, कैश फ्लो बेस्ड अप्रोच। मैंने क्या बताया, अर्निंग कई बार क्या होती है, अर्निंग तो ठीक है, 2000 करोड़ रुपए कमाया, किसने बताया कि भाई इसके साथ साथ में जो केपेक्स कर दिया आपने, जो आपने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, वो सब कहाँ पे जाएगा? ये प्लान है आपका, तो फिर कैश फ्लो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वांटम ऑफ फ्री कैश फ्लो अवेलेबल फॉर फ्यूचर प्रॉफिट्स, ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ ओवर रिलायंस इन द हिस्टोरिकल डाटा। सो बेसिकली मैंने आपको बता दिया, आप पढ़ लेना। सो फ्री कैश फ्लो निकालना पड़ेगा। फ्री कैश फ्लो कैसे निकालते हैं? आपका पहले ही बताया हुआ है, जो पैट आया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस केपेक्स करना पड़ेगा आपको मेन, माइनस अगर कोई डिविडेंड भी दिया तो वो भी दे दो, ठीक है, आपका आ जाएगा FCF। और डिविडेंड क्यों देंगे? कोई लोग देते होंगे, उनकी आदत होगी डिविडेंड देने की। फोरकास्टिंग फ्यूचर, इसमें फिर आपने एक्सपेक्टेशन लगा ली कि कैसे आएगा। डिस्काउंट रेट, वो तो मैंने आपको बता ही दिया भाई। गैस डिस्काउंट रेट नहीं समझ में आया, नोट डाल दो, मैं एक बार दोबारा समझा दूंगा, क्योंकि बार बार समझाऊंगा तो आप बोर हो जाओगे। टर्मिनल वैल्यू, ये भी मैं पीछे सेकंड पार्ट में करा चुका हूँ। फाइंडिंग आउट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बोथ, एक तो फ्री कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू और एक टर्मिनल वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू। ये भी मैंने रिसाइटल में ही बता दिया था व्हेन आई वाज एक्सप्लेनिंग द टर्म टर्मिनल वैल्यू। अभी इसमें एक प्रैक्टिकल है, वो भी कर देता हूँ। ये आ गया, ये क्वेश्चन है आपका। सो आपका लेट्स टेक एन एग्जांपल, रिव्यू फिगर्स। तो ये इसका 600 रुपये का प्रॉफिट था, 200 रुपये वन टाइम इनकम था, तो हटा देते हैं क्योंकि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। वन टाइम एक्सपेंस था 100 रुपये का, उसको एडबैक कर दिया, डेप्रिसिएशन को एडबैक कर दिया, क्योंकि अभी हम कैश फ्लो की बात कर रहे हैं। तो 600 इसका नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। 600 से स्टार्ट किया, 200 के एबनॉर्मल एक्सपेंसिव थे, 200 के एबनॉर्मल रेगुलर बेसिस पे कैश फ्लो में ऐड हो गया। तो इस 600 को आपको 5% इसने दिया हुआ है,
तो इसको 600 को आपने वर्किंग कैपिटल चेंजेस कुछ कर दिए, इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट ये भी कुछ दिया हुआ था, तो नेट नेट 500 550 ये आपका फ्री कैश फ्लो है, एडजस्टेड फ्री कैश फ्लो आ गया ये, ठीक है, दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब इससे आपको वैल्यूएशन निकालनी है। से 8% का आरओआई दिया हो तो 5% क्या था भाई? अच्छा, फ्री कैश फ्लो की ग्रोथ एस्टिमेटेड है, तो ये 600 था, ये 630 हो गया, 660 हो गया, ठीक है। 8% का अज्यूम किया, आपने खुद अज्यूम किया। अगर कभी बार चैप्टर में कुछ ना दिया हो क्वेश्चन में तो आपको अज्यूम करना पड़ेगा। अज्यूम आपको करना पड़ेगा मार्केट लिंक के साथ या जैसे भी, आप इसको थोड़ा भी कर सकते थे, बट मैंने बता दिया आपको इंडिया का रेट जो होता है 6 से 10% चलता है, ठीक है, फिक्स डिपॉजिट के आसपास। प्रेजेंट वैल्यू आपको निकालना ही आता है, 8% का फर्स्ट फैक्टर, सेकेंड ईयर फैक्टर, थर्ड ईयर फैक्टर। कैसे निकलेगा पता ही है आपको, पता है ना? मतलब 8% तो आपका खत्म हो गया, तो 92% आ गया, 92% का 8%, 85 आ गया, 80.85% का फर्दर 92%, 0.79 हो गया। तो इसमें जो कैश फ्लो थे ये 500, ये 550, 651, इसको इनसे मल्टीप्लाई कर दिया इस फैक्टर से, 500, 550 और 651 है क्या, 651, तो ये आपकी वैल्यू आ गई। तो इन तीनों को जो आपने सम कर दिया, 400 400 400 1300, अराउंड 1400 के आसपास बनी, 1450 के आसपास। तो ये जो है आपकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो के, बट आपको टर्मिनल वैल्यू भी निकालनी है। जूम कर लिया ग्रोथ 3%, लॉन्ग टर्म में ग्रोथ 3-4% ही होती है। तो आपका जो लास्ट ईयर का कैश फ्लो था, इसको आपने 3% से इंक्रीज कर दिया, और मार्केट रेट डिवाइडेड बाय ग्रोथ रेट हट के आपका निकल के आ गया है। नहीं समझ में आया? तो देखो, टर्मिनल वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है कैश फ्लो, जो भी एक स्टेबल कैश फ्लो है, इनटू में ग्रोथ रेट। तो उसको आपने, क्योंकि हर साल वो ग्रो हो रहा होगा, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल माइनस ग्रोथ रेट, तो आपको उससे आपने वैल्यू निकालना, ठीक है। तो ये आया 10, इन तीनों का टोटल कितना आया था, 1300 के आसपास, तो ये 12,700, 12,100 वो बनेगा, 78, 79, 80, 100, मतलब वही बनेगा 1300 समथिंग, कर लेते हैं जो भी। तो इन दोनों का टोटल, इन तीनों का टोटल प्लस इसका टोटल मिला के डीसीएफ और एंटरप्राइज बन गई, ठीक है। However, the whole calculation deviates heavily on the weighted average cost of capital and the terminal value. तो weighted average cost of capital मैं बता चुका हूँ, terminal value is easy। उसके लिए आपको एक ग्रोथ रेट पता होनी चाहिए। अगर वेटेड एवरेज पता है, इसकी ग्रोथ रेट पता होनी चाहिए। ये थोड़ा सा मुश्किल है, एक बार जरा प्रैक्टिकल साथ में करके देखो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए वही आ गया है, कितनी बार पढ़ाएंगे, बट मैं एक बार क्विकली दोबारा जल्दी से पढ़ा देता हूँ आपको। रिस्क फ्री रिटर्न, आरआर का मतलब रिस्क फ्री रिटर्न, तो इसको आरएफ बोलना चाहिए था वैसे। बीटा वैल्यू ऑफ द स्टॉक, बीटा क्या होता है? इंडस्ट्री का, या इंडस्ट्री का रिस्क फैक्टर, इंडस्ट्री का रिस्क फैक्टर। जनरली ये आपको 0 से लेके 2 या 3 तक भी मिल सकता है, काफी ज्यादा भी हो सकता है, मतलब नेगेटिव भी हो सकता है। मतलब किसी इंडस्ट्री में रिस्क ना हो, मार्केट में रिस्क है, कई बार देखते हो पूरी स्टॉक मार्केट गिर गई, वो स्टॉक नहीं गिरा या बढ़ गया उल्टा। जैसे अभी बजट आया था, तो आपका रिटेल जो है एफएमसीजी वो बढ़ रहा था, इस इंडस्ट्री का डेटा अलग होगा। तो रिस्क मार्केट इक्विटी पे अगर आप जाओगे तो जो मार्केट का रिटर्न है 15% के आसपास रिटर्न आता है, 16%। रिस्क फ्री रिटर्न जो बॉन्ड का रिटर्न है से वो 6% आता है। मार्केट का जो अब इसमें से सपोज आपकी जो इंडस्ट्री है वो यही है, क्या नाम है, रिटेल ही है, इसका बीटा एक ही है, तो +1 इंटू दिस, तो ये 9% ये हो गया, 6% हो गया, 15% जो मार्केट की रिटर्न है वही आपकी रिटर्न, आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अगर आपका बीटा से 1.5 होता तो 9 इंटू 1.5 ये हो जाता 13.5, तो ये आपका हो जाता 19.5%। अगर आपका बीटा उल्टा 0.5 होता तो फिर आपको कोई इतना प्रीमियम नहीं देता, तो ये हो जाता 4.5, तो ये आ जाती 10.5%। ये मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, पहले मैंने 1.5 को मल्टीप्लाई किया, 0.5 को किया, 1 को किया, मार्केट रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न, आर्बिट्राज प्राइसिंग मॉडल। देखो ये क्या है 1.5, ये क्या है बीटा, एक पूरी मार्केट का रिटर्न एक तरफ और एक इंडस्ट्री का रिटर्न एक तरफ।
सो बीटा वुड बी कैलकुलेटेड एज, लाइक सपोज पूरी मार्केट का रिटर्न तो 15% था, आपकी जो इंडस्ट्री है उसका रिटर्न 10% आ रहा है, तो आपका बीटा हो गया 1.5। और अगर आपका रिटर्न से 25 आ रहा है तो आपका बीटा हो गया 0.7, या जो भी डिवाइड करके आएगा 25 से 0.6 हो गया आपका बीटा। और बीटा क्या होता है? बीटा एक बोलने का मेथड है। रिस्क, आई मीन कोरिलेशन बिटवीन योर इंडस्ट्री रिस्क विद द रिस्क ऑफ द मार्केट। ठीक है। अब अब नया एक मेथड आ गया आर्बिट्राज प्राइसिंग में। बोलता है यार देखो, बीटा जो होता है ना, वो सिर्फ एक ही चीज को लेता है, वो रिलेटिव टू द मार्केट ही ले लेता है। वो जो दूसरी चीज है ना, वो ओवर सिंप्लीफिकेशन कर देता है रिस्क को। देयर कैन बी मल्टीपल टाइप ऑफ रिस्क, लाइक मल्टीपल फैक्टर हो सकते हैं रिस्क के। तो इसने क्या किया, सेंसिटिविटी, मल्टीपल फैक्टर को सेंसिटिविटी दे दी। उसके बाद फिर इसने वही कर दिया, R1, R2, R3, R4, और जो भी करके कंबाइन करके इसने एक रिटर्न निकाल ली। सो दैट इज कॉल्ड आर्बिट्राज प्राइसिंग मॉडल। मैंने जल्दी में करा दिया है। मैंने जल्दी में करा दिया है। इसमें बीटा निकालने पे भी आ रहा है बात। सो होल्ड तक की इंफॉर्मेशन, होल्ड तक की। तो भाई इसमें मैं वापस आता हूँ अभी। आई थिंक वी विल डिस्कस इट आउट। अभी हमने इस सेशन में जो हमने हाफ एन आवर 35 मिनट का जो सेशन किया, इसमें हमने क्या डिस्कस किया? हमने डिस्कस किया अप्रोचेज टू दी वैल्यूएशन। अप्रोचेज टू वैल्यूएशन में हमने डिस्कस किया कि 3 तरह के वैल्यूएशन होते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म्स तो पिछले सेगमेंट में ही कर लिया था। हमने डिस्कस किया 3 तरीके से मेन वैल्यूएशन होती है, आगे भी होती है बट मेन 3 तरीके की होती है। एसिड बेस, कितना एसिड है उसी से वैल्यू निकलेगी। उसके हमने 3 सब पार्ट कर लिए, नेट एसेट, नेट रिलाइजेबल, रिप्लेसमेंट। उसके बाद फिर हमने कर लिया अर्निंग बेस, उसके बाद फिर हमने कर लिया कैश फ्लो बेस। इसने ज़्यादा डिटेल में कैश फ्लो को समझाया नहीं है, बट इट्स क्लियर कि उसमें आपको टैक्स के बाद ही होता है, तो डेप्रेशन एड बैक करनी है, एपेक्स माइनस करना है। दैट इज व्हाट इट्स कॉल्ड दी कैश फ्लो। डिटेल में उसको कर ही लेंगे। उससे फिर मैंने आपको बता दिया यील्ड कैसे निकलती है। यील्ड्स को आप अप्लाई करके भी वैल्यू निकाल सकते हो। आई थिंक थ्योरेटिकली यू आर क्वाइट साउंड नाउ। जो 20% थ्योरी रह गई अदर अप्रोचेज की, वो भी मैं करने जा रहा हूँ 1 घंटे के बाद। बट आप इसको ठीक से समझो, ठीक से पढ़ो। एंड इतना मुश्किल भी नहीं है, बहुत आसान है। रियल लाइफ प्रैक्टिकल है। सोच सोच के करोगे कि आप कंपनी खरीदने जा रहे हो, दिमाग चलाओगे, IQ आपका डेवलप्ड है, USC इंटर पास आउट, तो आप इसको समझ लोगे। चलो गाइस, सी यू सून एंड keep reading through the tagline. We are friends till you are a CA or CF. चलो, बाय बाय।